नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे थे उसी के बारे में आगे बात करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग को देखना था, लेकिन उसमें एक चीज देखना यह है कि किन्हीं लोगों को एक डाउट हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 में। उनका नाम शायद सत्यदेव है। तो डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। बोल रहे हैं कि कैसे मान ले कि अ, यही डी ही सही है। बिल्कुल मानना नहीं है, जानना जरूरी है, मानना नहीं। इसलिए जो मान लेता है ना, उसको बोलते हैं कि वह अज्ञानी है और अनुभक्त है। और जो जानता है वही सही है। और जैसे कोई मुझे बोलता है कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, मैं मंगलवार क्यों जाता हूँ बाल कटवाने। मैं किसी से पूछता हूँ भाई कारण बताओ, तो बोलता है कि नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा मानना है कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, लेकिन मैं मंगलवार को ही बाल कटवाता हूँ। क्यों? क्योंकि उस दिन भीड़ कम रहती है, तो अच्छे से बाल कटा जाता है। सीधी बात है। तो सही है, आप भी मत मानिए। तो आते हैं क्वेश्चन पर सीधी बात करते हुए। तो उनको डाउट था कि डी ही आंसर क्यों सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 जो कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कह रहा है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के बात बता रहा है। ठीक है, किसका? 19वीं शताब्दी का जनजातीय विद्रोह। ठीक है, केवल संथाल विद्रोह की बात नहीं हो रही है। उन्होंने संथाल विद्रोह को उदाहरण दिया हुआ था, तो केवल यहाँ पे संथाल विद्रोह की बात नहीं हो रही है। 19वीं शताब्दी में जितने सारे विद्रोह हुए थे सभी की बात हो रही है। ठीक है, चाहे वह संथाल विद्रोह हो, चाहे वह कोल विद्रोह हो, चाहे वह रामपा विद्रोह हो, चाहे वह उलगुलान विद्रोह हो, चाहे वह खांसी विद्रोह हो। अनेक सारे विद्रोह हुए थे और सारे विद्रोह हैं, कितनों का नाम लिया जाए। तो जितने भी सारे विद्रोह हुए थे उन सब का कॉमन कारण क्या था? तो कॉमन कारण किससे चुनना है? ये जो 4 गो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ये 4 गो जो ऑप्शन दिया है, इसी में से आपको एक कॉमन कारण चूज करना था कि कौन आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखिए जो पहला है, तो सीधी बात है कि एक और, हाँ, भू राजस्व की क्वेश्चन नंबर कथन नंबर ए पढ़ते हैं कि भू राजस्व की नई प्रणाली लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। ठीक है, ठीक है, ये हम एक और बात है ना कि हम यह कभी नहीं बोल रहे हैं कि यह गलत कथन है। ठीक है, ये सारे कथन सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन हमको वैसे कथन को चूज करना है ना जो सारे कथनों को अपने आप में समाहित कर ले। तो हम क्या कारण बताए थे? हम भू संबंधी व्यवस्था बताए थे और सामाजिक व्यवस्था बताए थे। उदाहरण के रूप में एक और अच्छी समझाने के लिए कि यहाँ पे लेते हैं, ये आपकी भू संबंधी व्यवस्था है, ये आपकी यह सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, तो अगर इसमें जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, ये आपकी जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें कोई धर्म प्रचारक आकर के बोले कि नहीं आप ईसाई धर्म अपना लीजिए, तो आपकी सामाजिक व्यवस्था को हलचल पैदा करना चाह रहा है, चेंज करना चाह रहा है, तो आपका गुस्सा होगा ही। क्योंकि आप भी अपने घर में हिंदू है, कोई आके बोल दे कि आपको मुस्लिम बन जाइए या ईसाई बन जाइए, कोई और धर्म अपना लीजिए, तो आपको दुख होगा ही ना। तो वह भी एक विद्रोह का कारण बन सकता था। ठीक है, लेकिन यही कारण था ऐसा नहीं है। तो जो जनजातीय विदेशी धर्म प्रचारक थे, यह भी इसमें समाहित हो जा रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों, लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। ठीक है, अब जो भूमि संबंधी आपकी व्यवस्था है, इसमें व्यापारी आ रहे हैं, बिचौलिए आ रहे हैं, तो आपकी जो भूमि संबंधी व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं कुल मिला करके। अच्छा, ये है भू राजस्व की नई प्रणाली लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। वह भी आपके जो भूमि संबंधी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, समाजिक संबंधी व्यवस्था है, उसमें भी हस्तक्षेप कर रहे हैं कि आप अब नहीं, आप अब लगान दीजिए, आप कर दीजिए, उत्पाद पर कर दीजिए। तो ये सब किससे जुड़ा हुआ है? आपकी जो भूमि संबंधी व्यवस्था है उसी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो कथन डी है अपने आप को समाहित किया हुआ है। अच्छा, उनका मानना था कि जो संथाल विद्रोह है उनको अंग्रेजों ने बसाया था। तो जब अंग्रेज ही बसाए थे तो अंग्रेज क्यों निकालेंगे? तो भाई सबसे पहले बात है कि अंग्रेज किसी को बसाए थे तो उससे पहले वो कहीं ना कहीं बसे थे ना।
तो छोटा नागपुर के जो पहाड़ी थे उसी के जंगलों में बसे हुए थे। उसके बाद से वहीं पे जंगल वंगल काट करके अपने खेती व्यवस्था विधि खेती विधि करते थे। उसके बाद से उनको अंग्रेज बोले कि भाई आप जो राजमहल की जो पहाड़ी है वहां पे आइए और वहां खेती खेती वगैरह कीजिए। तो वहां बसाया गया था। तो अंग्रेज क्यों बसाए थे? तो अंग्रेज को बसाने के पीछे रीजन था, कारण था, क्योंकि वो चाहते थे कि वहां का जंगल साफ होकर के वहां पे लोग खेती करना शुरू कर दे। तो वहीं पे खेती करते थे और खेती के बाद वह लगान अपना दे दे। तो वहां भी अपना एक व्यवस्था बनवा लिया था। तो इसलिए धीरे 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 उनकी जो व्यवस्था था, फिर बिचौलिए आ गए, फिर जमींदार आ गए, कर बढ़ता गया, कर्ज के बोझ में दबते चले गए, विद्रोह हुआ। और दूसरी बात है, केवल संथाल विद्रोह की तो बात हो नहीं रही है, पूरे जनजातीय विद्रोह की बात हो रही है। 19वीं शताब्दी में जो इतने जनजातीय विद्रोह हुआ तो सबकी बात हो रही है। तो इसीलिए जो ऑप्शन डी है यह सही कथन है। और ये जो सारे ऑप्शन है इसमें आकर के समाहित हो जा रहे हैं। इसीलिए इस तरह के कथनों में जो ब्रॉड आंसर होता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? सत्य नहीं जब भी कहे ना तो आपको क्या जानना है? गलत कथन। मतलब हमको गलत कथन इसमें से चुनना है कि कौन गलत कथन है, वही मेरा आंसर होगा। तो यह आंदोलन अहिंसक था। ठीक है, देखते हैं। उसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने किया था। बिल्कुल। देखिए 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि हर बार इससे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे और एक तरह का ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें तो लॉजिक वॉजिक की बात है नहीं, आपको याद रहना भी चाहिए। तो उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह कथन गलत है। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व नहीं किया हुआ था। शुरुआत में ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जब महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए तो वो नेतृत्व कहाँ से करेंगे? इसलिए हमारा आंसर ही होगा। तो यह आंदोलन अहिंसक था, बिल्कुल अहिंसक था। बाद में वह हिंसक हो गया। बाद में जब कोई नेतृत्व करता नहीं रहा तो वो अपने आप हिंसा में तब्दील हो गया। ठीक है, तो यह आंदोलन स्वतः प्रवृत्त, देखिए, क्योंकि स्वतः प्रेरित था, स्वतः प्रवृत्त था, कोई नेतृत्व करता नहीं था, इसलिए वह खुद से प्रेरित होकर के वह हिंसक में बदल गया। लेकिन शुरुआत में क्या था? अहिंसक ही था। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, बिल्कुल यह भी सही है। तो हमारा केवल जो बी कथन है यही गलत है और हमको गलत कथन ही चुनना है जो आंसर होगा। तो उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, गलत बात है, महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ठीक है, आसान था वह। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, खेड़ा के किसान, किसका किसान? खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच्छा, खेड़ा का जो आंदोलन हुआ था कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के लिए सत्याग्रह किए थे। क्या किए थे? सत्याग्रह किए थे। तो क्यों किए थे भाई? ये तो आपको पता होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन पूछता ही यूपीएससी में, तो ये आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं कि अकाल, पहला कथन क्या है कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1918 में जो खेड़ा में अकाल की स्थिति हो गई थी। जो अकाल की स्थिति थी, तो अकाल की स्थिति में क्या था ना कि अंग्रेज दो तय किए थे, अंग्रेज जो थे वो तय हुआ था कि यदि फसल कम उपज होगा तो लगान माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अकाल पड़ने के बाद फसल में उपज कम हुई, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने लगान को लगान को माफ नहीं किया। जब लगान माफ नहीं किए तो महात्मा गांधी ने बोला कि ठीक है भाई, किसानों का साथ देना जरूरी है, तो इसलिए पहला कथन क्या है? सही है। अच्छा, दूसरा कथन देखिए, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। गुजरात में भैया अस्थायी बंदोबस्त था ही नहीं, वहां कौन सी बंदोबस्त व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी थी।
ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था थी कहाँ? गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो यह कथन गलत हो जाता है, तो हमारा केवल आंसर क्या होगा? ये। ठीक है, आसान है ये सब, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जहां लॉजिक लगने वाला होगा वहां बताया जाएगा लॉजिक से क्वेश्चन। हाँ, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सन 1893 में सर विलियम वेटरबर्न WS कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी किसने? विलियम वेटरबर्न और WS कैन। ठीक है, कब किए थे? 1893 में। उस पर चर्चा करना है। अच्छा, एक और बात देखना है, यदि मान लेते हैं कि इसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आपको इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पता नहीं है। ठीक है, या पढ़े हैं भूल गए हैं, जानकारी है भी नहीं, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा लॉजिक से? आइए उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो पहला कथन देखते हैं कि भारत में राजनैतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भारतीयों के साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए। ठीक है, ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए। आइए अब इसको देखते हैं। कथन तो हम लोग पढ़ लिए, अब इसको लॉजिक से कैसे सॉल्व किया जाएगा। कथन नंबर बी देखिए, कथन नंबर बी क्या कह रहा है कि भारतीयों के साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए। कोई अंग्रेज कभी चाहेगा? यदि आपको इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पता नहीं है तो यह प्रश्न कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं कि लॉजिक से कैसे सॉल्व होगा। तो भारतीयों के साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए कोई भी अंग्रेज कभी नहीं चाहेगा कि कोई भारतीय न्यायाधीश बन जाए, न्यायपालिका में शामिल हो जाए और वह अपना फैसला सुनाए किसी अंग्रेज पर या किसी चीजों पर। ठीक है, तो यह चीजें तो एकदम मतलब बकवासे बात है, हमको लग रहा है। हाँ, अंग्रेज देखो, कुछ अंग्रेज थे भारतीयों के पक्ष में, लेकिन वह कभी नहीं चाह रहे थे कि भाई वो न्यायाधीश बन जाए या देश आजाद हो जाए या उच्च पदों पे चले जाए या गवर्नर बन जाए या वाइस राय बन जाए, इस तरह की चीजों का। हाँ, थोड़ा बहुत चाह रहे थे कि भाई राजनीतिक सुधार हो जाए, लेकिन ठीक है। भारतीय, कथन नंबर सी देखिए, भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए। स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए बताइए, कभी अंग्रेज चाहेंगे कि भाई भारत आजाद हो जाए? कभी नहीं चाहते थे। तो ये तो बकवास कथन है। ये भी कथन क्या हो गया? सही हो गया, मतलब गलत कथन है। तो सब लॉजिक से हो रही है। तो ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए बताइए। जो भारत में विख्यात भारतीय हैं, सुभाष चंद्र बोस हो गए, अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, और भी जो हैं, पटेल हो गए, तो इन लोग अगर चले जाए ब्रिटिश संसद में तो वहां रई रई उड़ा देंगे उन लोगों का। इतना ना प्रश्न करेंगे, इतना सवाल जवाब करेंगे, तो कोई चाहे कि भाई वहां ब्रिटिश संसद में लोग नेतृत्व करे? कभी नहीं चाहेगा। यह भी कथन गलत हो गया। अब ऑप्शन ए देखते हैं। भारत में राजनैतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। तो बच्चा आपका एक कथन, इसलिए सही होगा। अच्छा, ये तो क्या होगा, लॉजिक से सही होगा अगर आपको कथन इंडियन पार्लियामेंट्री नहीं पता हो तो, लेकिन जब पता हो तो आप नॉलेज सही कीजिए। तो अब बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी आखिर थी क्या। तो इसका गठन हुआ था कब? 1893 में गठन हुआ था। गठन में मुख्य रूप से विलियम बेटरबर्न, WS कैन और दादा भाई नौरोजी शामिल थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था दादा भाई नौरोजी का था। तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी था ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनकी जो मांग है, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो चीजें है, वो कहाँ रखना था? ब्रिटिश संसद में रखना था। कहाँ रखना था? ब्रिटिश ब्रिटिश संसद में रखना था। हाँ, वो चाह रहे थे कि प्रशासनिक सुधार हो, प्रशासनिक सुधार हो, तो इन सब चीजें ये चाह रहे थे। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का स्थापना इसलिए हुआ था कि ठीक है कि भाई ब्रिटिश जो इंडियन INC का जो आवाज है वहाँ ब्रिटिश संसद तक पहुंचे, इनके मांग यहाँ तक पहुंचे, थोड़ा प्रशासनिक सुधार हो जाए।
भारत में, और जो भारत की जो दयनीय स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, उससे ब्रिटेन की जनता को परिचय करवाना था। ये सब मुख्य कारण थे, ठीक है, इसलिए इसका गठन हुआ था। तो वही कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या था, ये राजनैतिक सुधार था, राजनैतिक सुधार करना था कहाँ, भारत में। तो इसलिए यह कथन सही है और बाकी कथन गलत है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यह भी लॉजिक से सही होगा, क्योंकि अनटू दिस लास्ट कौन पढ़ा हुआ है, बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो कुछ कथन कर रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन, हाँ, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं ऑन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला, बताइए। तो इस पुस्तक का कौन सा ऐसा संदेश है जिसने महात्मा गांधी के विचार को बदल डाला, उस पर चर्चा करते हैं। सीधा बात, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। अच्छा, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दबाव है, और जो सुशिक्षित नहीं था उसका नैतिक दबाव नहीं है क्या? जो शिक्षित है, जो सुशिक्षित नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या उसका नैतिक कर्तव्य नहीं है, नैतिक दबाव नहीं है कि वह शोषितों का या निर्धनों का कल्याण करे, उत्थान करे? समझ में आ रहा है ना कि ये कथन गलत है। जो शिक्षित हो चाहे शिक्षित नहीं हो, सभी का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह निर्धन और शोषित का उत्थान करे, ठीक है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, हाँ ये सही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। बताइए, जिसको उच्च जीवन जीना हो, नोबेल लाइफ जीना हो, हाई क्वालिटी लाइफ जीना हो, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन जरूरी है। अच्छा, जो ब्रह्मचर्य नहीं है, जो आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, क्या उच्च जीवन नहीं जी रहे हैं क्या? फॉलो नहीं कर, जो ब्रह्मचारी नहीं है, जो आध्यात्मिक चिंतन नहीं करते हैं, क्या वह उच्च लाइफ नहीं जी रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस उच्च जीवन नहीं जी रहे हैं, अम्बेडकर साहब उच्च जीवन नहीं जी रहे हैं, वैसी बातें नहीं है, ऐसे तमाम सारे उदाहरण है, ठीक है। तो ये ब्रह्मचर्य जरूरी हो आधुनिक जीवन जैसे बकवास करता है, तो ये भी गलत हो गया, और डी तो होगा नहीं करेगा। तो आपका क्या बचा, केवल बी। तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में नहीं है, बिल्कुल। महात्मा गांधी भी चाहते थे कि सभी का कल्याण हो, व्यक्ति का कल्याण हो, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है, लॉजिक से बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उषा मेहता को ध्यान में रखना है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में। पहला कथन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में, कि भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए, बिल्कुल उषा मेहता का नाम जब भी आप पढ़ते होंगे, स्पेक्ट्रम में भी पढ़ते होंगे, तो उनका जरूर नाम चलता है कि गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया जाता था समाचार या सूचना पहुंचाने के लिए, ठीक है, समाचार या सूचना पहुंचाने के लिए गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद, तो यह तो सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हुई थी। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। तो 1931 में उषा मेहता गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती, ऐसा कभी मैंने सुना नहीं है, ना ही पढ़ा है। हाँ, 3 मुख्य महिलाएं थी, एक है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, दूसरा एक है बेगम जहानारा शाहनवाज, बेगम जहानारा शाहनवाज, और तीसरा थी एक राधा बाई कुछ करके थी। तो इन लोगों ने इसमें राधा भाई सायनारा
कुछ करके नाम था इनका। तो इन लोगों ने, हाँ सरोजिनी नायडू तो महात्मा गांधी के साथ गई थी, उनमें शामिल हुई, साथ थी। तो यही मुख्य रूप से इन्हीं 3 लोगों का द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें शामिल थी। बाकी किसी महिला का मैंने नाम कभी सुना नहीं है, और उषा मेहता का तो कभी नाम ही नहीं सुना है, तो यह तो कभी हो भी नहीं करेगी। इनका मुख्य रूप से नाम जिक्र होता है, यही रेडियो जो गुप्त रूप से रेडियो चल रहा था उसी में इनका जिक्र होता है। ठीक है। चौथा देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु, तो जो 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन किया था, सरकार गठन किया हुआ था, तो उसमें उषा मेहता का कभी जिक्र नहीं हुआ है, और ना ही कभी मैंने किसी अ, महिला का नाम सुना है। आप कभी लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे आप उसमें, तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है, उनका मंत्रिमंडल के बारे में दिया हुआ है, लेकिन कभी भी किसी भी महिला की चर्चा उसमें नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन एक चीज है, एक राजकुमारी अमृत कौर, उनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। तो ये एक महिला थी जो 1946 का जो अंतिम सरकार में उसमें शामिल थे। तो इनको क्या दिया गया था? स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, मंत्रिमंडल नहीं दिया था, ये बात याद रखिएगा। स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, और गजनफर अली स्वास्थ्य मंत्री थे, और इनको एक स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग का इनका नाम जिक्र होता है। तो एक और बात है कि जो राजकुमारी अमृत कौर थी, तो इनको क्या था ना कि जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय जो आजादी के बाद जो सरकार बनी थी, तो ये पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, राजकुमारी अमृत कौर। आजादी के बाद जो सरकार बनी थी, मंत्रिमंडल बना था, तो इनको पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी राजकुमारी अमृत कौर, जिनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। बात याद होना चाहिए। तो यह भी उषा मेहता से क्या है कि संबंधित नहीं है। यह भी कथन क्या है? गलत है। यह भी गलत है, यह भी गलत है। तो आपको कुल मिलाकर आंसर आपको ये मिलेगा। तो देखिए कि नॉलेज से प्लस लॉजिक से प्लस एलिमिनेटर मेथड से हम लोग सही कर रहे हैं। और एक और चीज बतानी है कि 2027 तक पूरा पीवाईक्यू खत्म हो जाएगा, जीएस का और सीसेट का। कब तक? 2027 के पहले तक, मतलब जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड, पूरा पीवाईक्यू हम खत्म कर देंगे, ठीक है, सीसेट के साथ। और दूसरी बात कि इसमें जितना सारा टॉपिक पूछा गया है पीवाईक्यू में, चाहे वह 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या गोलमेज सम्मेलन हो गया, या 1946 का अंतिम सरकार हो गया, या कोई भी टॉपिक हो, सारे टॉपिक को मैं खुद पढ़ाऊंगा और आपको याद कराऊंगा। कैसे याद करना है? लॉजिक से, एकदम आसान भाषा में आपको सिंपल कर देंगे। ये मेरा वादा है। प्रेशराइज के पहले तक ये पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, बस जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक और बात बतानी थी कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बताएंगे कि जो मेरा पीवाईक्यू है उसको आपको क्यों देखना चाहिए, और अदर पब्लिकेशन का जो पीवाईक्यू, जैसे दृष्टि का हो गया, या अरिहंत का हो गया, या और दिशा का हो गया, इनका पीवाईक्यू और जो मेरा पीवाईक्यू एनालिसिस है, दोनों का हम तुलना करके दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि मेरा क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों लॉजिकल है, क्यों फैक्चुअल है, क्यों सही रूप से है। अगले लेक्चर में सब बात होगी। ठीक है, थैंक यू।